नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मीडिया प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। मन की बात में पीएम मोदी ने कारगिल के वीर शहीदों को किया याद। कहा, कारगिल के शहीदों का देश ऋणी। कारगिल विजय दिवस को बताया देश के लिए गर्व का पल। पीएम ने कहा, देश में लगातार मजबूत हो रहा आत्मनिर्भरता का संकल्प। रक्षा उत्पादन और निर्यात में देश छू रहा नई ऊंचाइयां। स्वदेशी आईएनएस महेंद्रगिरी और प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 को बताया बड़ी उपलब्धि। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने देश के खिलाड़ियों की खुलकर की सराहना। कहा, बैडमिंटन खिलाड़ी पी सिंधु की उपलब्धि पर देश को गर्व। लॉर्ड्स टेस्ट मैच में महिलाओं की जीत को बताया ऐतिहासिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के प्रतिभागियों से करेंगे संवाद। कार्यक्रम में 400 से अधिक युवा होंगे शामिल। कारगिल विजय दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को खरी खरी। पीओके के अलावा किसी और विषय पर बात से किया साफ इनकार। कहा, कारगिल युद्ध में पूरी दुनिया ने देखा भारतीय सैनिकों का अदम्य साहस। प्रहलाद जोशी ने संभाली शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल सौंपी गई थी कमान। अब संभालेंगे अपने मंत्रालय के साथ शिक्षा का भी प्रभार। और अब विस्तार से बात करते हैं मन की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कारगिल विजय दिवस के मौके पर वीर जवानों को नमन किया और देश के उनके बलिदान और साहस को याद किया। पीएम मोदी ने सैनिकों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 136वीं कड़ी में कारगिल विजय दिवस पर देशवासियों के साथ अपने विचारों को साझा किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज कारगिल विजय दिवस है और ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई ये मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है वन राइड, वन नेशन, वन सैल्यूट। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश के वीर सपूतों की तकनीकी क्षमता को सशक्त करने के लिए लगातार प्रयासरत है। कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में आईएनएस महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। 2-3 दिन पूर्व ही डीआरडीओ ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। पीएम मोदी ने पिछले रविवार को विक्रम-1 के सफल लॉन्च का जिक्र करते हुए इसे एक गौरव से भरा हुआ ऐतिहासिक क्षण बताया। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए
हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। पीएम मोदी ने देश में आयोजित होने वाले साइंस ओलंपियाड को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं में से एक करार दिया और भारतीय दल के प्रदर्शन की खुले दिल से सराहना की। पीएम ने कहा कि हमारे युवा साथी साइंस में भी भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों से प्रेरणादायक कहानियों का जिक्र किया, जिसमें कश्मीर की पारंपरिक वगू कला, बिजनौर की हर्बल टी और मणिपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर रोनाल्डो लैशराम के नवाचार का उदाहरण दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि परंपरा, नवाचार और संकल्प मिलकर नए भारत की पहचान बन रहे हैं। सुनिए उनकी खास बातें। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर की पारंपरिक चटाई वगू का उल्लेख किया। पीएम ने कहा कि जब हुनर भी हो और कुछ करने का जज्बा भी हो तो हर राह आसान हो जाती है। श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनकी बेटी तंजिला जी ने एक संकल्प लिया। दोनों वगू क्राफ्ट की परंपरा को एक नया जीवन देने में जुट गए। गुलाम हुसैन जी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने इस काम में कई तरह की चुनौतियां भी आई, लेकिन वगू के संरक्षण का उनका संकल्प अडिग था। देखते ही देखते उनके इस प्रयास से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। गुलाम हुसैन जी ने इस कौशल को खूब बढ़ाया। अपने मिशन में उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी सहयोग भी मिला। उत्तर प्रदेश के बिजनौर की विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी के बारे में प्रधानमंत्री ने देशवासियों के साथ अपने विचारों को साझा किया। पीएम ने कहा कि चाय हर मौके का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम करने वाले मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लैशराम के बारे में बात की। पीएम ने कहा कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अवसर मिलते ही अपनी मिट्टी का सम्मान करना नहीं भूलते। नाम उनका रोनाल्डो है, लेकिन काम से वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने आखिर किया क्या है? दरअसल उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। ऐसा लगता है कि विशाल समंदर में छोटे छोटे द्वीप तैर रहे हो। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं, बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों की ये उपलब्धियां हर भारतीय का गौरव बढ़ाने वाली हैं। इससे हमारे युवा साथियों को सीख मिलती है कि वे अपनी परंपरा से जुड़े रहकर भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी न्यूज। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के मंच से देशवासियों को स्थानीय और स्वदेशी उत्पादों को खरीदने की अक्सर पीएम मोदी अपील करते हैं। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों से वोकल फॉर लोकल मंत्र अपनाने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर सभी से वोकल फॉर लोकल भावना को सशक्त करने की मांग की। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और पहचान दे रहे हैं। कोई पोचमपल्ली इकत की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर
वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है। कुछ लोग केरलम की पारंपरिक कसाऊ कला को संरक्षित कर रहे हैं। इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने खादी का विशेष उल्लेख किया और महात्मा गांधी के खादी के प्रति स्नेह के बारे में भी बात की। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें। प्रधानमंत्री ने देश के पारंपरिक वाद्य यंत्रों का भी जिक्र किया और लोक संगीत को बढ़ावा देने पर जोर दिया। त्रिपुरा का चोंग प्रेंग, यह वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज में काफी लोकप्रिय है। बांस से बने इस वाद्य यंत्र में 3 तार होते हैं। इससे निकली धुन बहुत मधुर होती है, जो सरोद से मिलती जुलती है। कुछ वजहों से युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता कम होने लगी थी। ऐसे में सूरज कुमार देव वर्मा जी ने इसे फिर से लोकप्रिय बनाने का संकल्प लिया। आज उनका प्रयास रंग ला रहा है। वे चोंग प्रेंग के साथ ही वहां के अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर भी परफॉर्म करते रहे। कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूं। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे। प्रधानमंत्री ने भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को याद किया, जिनकी 27 जुलाई को पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री ने अगले महीने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले हर घर तिरंगा अभियान के बारे में बात की और इसे पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ने वाला अभियान बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी को लेकर देशवासियों का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने कैच द रेन, एक पेड़ मां के नाम और वेस्ट टू वेल्थ जैसे अभियानों की सफलता का जिक्र करते हुए प्रकृति संरक्षण को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया। साथ ही आगामी गणेश उत्सव के लिए स्वदेशी मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं के उपयोग की अपील भी दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में वर्षा जल के संचयन, कैच द रेन अभियान की चर्चा और बारिश की हर बूंद को सहेजने के अभियान को जन आंदोलन बनाने के बारे में बात की। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1,500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदयाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान को मिली उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया और प्रकृति के प्रति लोगों द्वारा दायित्व निभाने पर पीएम ने खुशी जताई। अहमदाबाद में जन भागीदारी की अद्भुत शक्ति दिखाई दी है। भाड़ज क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर 3.5 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इसमें 25,000 से अधिक लोग जुटे। आने वाले वर्षों में यही पौधे एक घने शहरी वन का रूप लेंगे। इस प्रयास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथियों, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहां एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। पीएम मोदी ने वन संरक्षण में होने वाले लाभों का उल्लेख भी किया। पीएम ने कहा कि पेड़ केवल मनुष्य के लिए नहीं होते, वे अनगिनत जीवों के घर भी होते हैं। गुजरात के गीर के जंगलों में करीब 60 वर्षों बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल फिर से बसेरा बना रहा है। ये गीर में बरसों से हो रहे संरक्षण
और पुनर्स्थापन के प्रयासों का परिणाम है। हम सभी अपने जीवन के किसी विशेष अवसर को प्रकृति से जरूर जोड़ें। प्रधानमंत्री ने बिहार में प्लास्टिक प्रदूषण से चुनौतियों से निपटने के लिए एक विशेष अभियान का उल्लेख किया। बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहाँ कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। एक बेंच तैयार होने में करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सीतामढ़ी का यह प्रयास हमें बताता है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आज केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। पीएम मोदी ने पिछली कड़ी में गणेश उत्सव के बारे में साझा की गई कड़ी के बारे में बात की। पीएम ने उस कड़ी में लोगों से अपने देश की मिट्टी से ही बने गणेश जी की पूजा का आग्रह किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय एथलीटों के बेहतरीन प्रदर्शन की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया। कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चित्तूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहाँ के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहाँ के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। मिड प्राइम में अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अनायास निकला था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। विकास, विरासत और सांस्कृतिक संरक्षण के मजबूत संकल्प के साथ डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड को प्रगति की न सिर्फ नई पहचान दी है बल्कि तय किया है युवा सोच, आधुनिक परिवेश, नवाचार और अनंत उपलब्धियों का सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने उन संभावनाओं पर जोर दिया है जो सुखद भविष्य की नींव तैयार कर रही है। उत्तराखंड में दूरस्थ पहाड़ के सुदूर गांव भी पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। डिजिटल क्रांति के इस सफर में अपनी सरकार पोर्टल द्वारा रिकॉर्ड 976 डिजिटल सेवाओं का घर बैठे लाभ दिया जा रहा है। युवाओं के खिलते हुए चेहरे सरकार की कार्यकुशलता का प्रमाण दे रहे हैं। प्रदेश में पारदर्शी तरीके से युवाओं को रिकॉर्ड 33,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। सड़कें अब विकास और प्रगति की गाथा लिख रही है। 12,000 करोड़ से अधिक लागत से निर्मित एक्सप्रेसवे परियोजना से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2.5 घंटे की रह गई है। चार धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए 11,700 करोड़ से अधिक ऑल वेदर रोड का कार्य 92% से ज्यादा पूर्ण हो चुका है। भारतमाला परियोजना के तहत टनकपुर से पिथौरागढ़ NH 125 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण का कार्य 70% से ज्यादा पूरा हो गया है। डबल इंजन सरकार के अथक प्रयास से संवर रहा है उत्तराखंड, आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड।
आज कारगिल विजय दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर योद्धाओं को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उनका अद्वितीय पराक्रम, अडिग संकल्प और अनन्य राष्ट्रभक्ति हमारी सेना की गौरवशाली परंपरा के अप्रतिम उदाहरण है। देश सदैव उनका ऋणी रहेगा। हमारे उन पराक्रमी वीरों की शौर्य गाथा आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा और कर्तव्य निष्ठा के पथ पर चलने के लिए निरंतर प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के वीर सैनिकों को नमन करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए असाधारण वीरता और समर्पण का परिचय देने वाले वीर सैनिकों के प्रति देश अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। अत्यंत विषम परिस्थितियों में उनके अदम्य साहस का प्रदर्शन सदैव राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बना रहेगा। देशभक्ति की उनकी अटूट भावना और कर्तव्य के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित करता रहेगा। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर वीर शहीदों और सैनिकों को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राजनाथ सिंह ने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सभी वीर सैनिकों को देश हमेशा सम्मान और कृतज्ञता के साथ याद रखेगा। की जुलाई में हमारी मातृभूमि पर कायरतापूर्ण और कुटिल हमला हुआ था। पाकिस्तान ने अपनी सेना के घुसपैठियों के माध्यम से छल बल और धोखे का सहारा लेते हुए हमारी चोटियों पर कब्जा कर लिया था। ये वो चोटियां थीं जो सर्दियों में खाली रहती थी और दुश्मन ने उसी संधिकाल का फायदा उठाया। लेकिन दुश्मन हमारी सेना के शौर्य और संकल्प की ऊंचाई को भांपने में चूक गया। हमारे जवानों ने सिर्फ पहाड़ की ऊंचाइयों को ही नहीं बल्कि मानवीय सीमाओं की हर परिभाषा को भी पार करके दिखाया सारी दुनिया को। वहीं राजनाथ सिंह ने सैनिकों के पराक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकवादियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। की जुलाई में हमारी मातृभूमि पर कायरतापूर्ण और कुटिल हमला हुआ था। पाकिस्तान ने अपनी सेना के घुसपैठियों के माध्यम से छल बल और धोखे का सहारा लेते हुए हमारी चोटियों पर कब्जा कर लिया था। ये वो चोटियां थीं जो सर्दियों में खाली रहती थी और दुश्मन ने उसी संधिकाल का फायदा उठाया। लेकिन दुश्मन हमारी सेना के शौर्य और संकल्प की ऊंचाई को भांपने में चूक गया। हमारे जवानों ने सिर्फ पहाड़ की ऊंचाइयों को ही नहीं बल्कि मानवीय सीमाओं की हर परिभाषा को भी पार करके दिखाया सारी दुनिया को। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जिसके बाद आज उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने के बाद शिक्षा मंत्री ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है और उसके साथ ही उन्होंने मंत्रालय से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों से आज बड़ी बैठक की और उनके साथ चर्चा भी की। देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और परीक्षा धांधली के मामलों पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सोमवार को लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। प्रस्तावित संशोधन में दोषियों के लिए सजा और जुर्माने को कई गुना बढ़ाने के साथ साथ जांच और सुनवाई को समयबद्ध बनाने की व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने कांग्रेस पर पेपर लीक को लेकर सदन में चर्चा से भागने का आरोप लगाया है।
तो लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 जिसमें दोषियों पर 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। कड़े प्रावधान इसमें बताए जा रहे हैं। सेवा प्रदाताओं पर 5 करोड़ रुपए तक जुर्माने का भी इसमें प्रावधान है। तो नए संशोधन बिल में कठोर सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है। परीक्षा माफिया से जुड़े अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई भी इसके तहत की जाएगी और इसके साथ ही संगठित परीक्षा अपराधों में 7 साल की जेल की सजा का भी इसमें प्रावधान है। तो इन प्रावधानों को कड़ा बनाया गया है। साथ ही संगठित अपराधों पर न्यूनतम 10 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही गंभीर मामलों की जांच के लिए विशेष कार्यबल भी बनेगा। दोषियों के लिए सजा और जुर्माने को कई गुना इसमें बढ़ाया गया है। परीक्षा अपराधों की जांच 2 महीने में पूरी इसमें होगी और ये अपने आप में काफ़ी कड़ा बिल बताया जा रहा है। मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे और ये हर राज्य में बनेंगे। आरोप पत्र के 3 महीने में जो ट्रायल है वो इसमें पूरा होगा। तो ये समय सीमा भी इसमें बनाई गई है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, सरकार ये जो नया बिल लाने जा रही है, सबसे पहले आपसे यही जानेंगे कि जो पहले प्रावधान हैं उनकी तुलना में नए बिल में जो प्रावधान है वो कितने कड़े हैं? देखिए, अगर जो मौजूदा कानून है उसके मुकाबले अगर इस कानून की बात करें तो सजा की सीमा बढ़ाई गई है। अगर व्यक्तिगत स्तर पर कोई पेपर लीक में शामिल होता है तो वो 3 वर्ष की जगह पर 7 वर्ष उसको सजा होगी। संगठित स्तर पर अगर पेपर लीक होता है तो अब न्यूनतम 7 वर्ष की सजा होगी और जुर्माना 1 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। कुछ जगह पर ये और आगे जा रहा है। लेकिन सिर्फ केवल इसकी बात नहीं है, इसमें कहा गया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा, यानी अगर कोई इस तरह का मामला सामने आता है तो तुरंत ही स्पीडी जस्टिस होना चाहिए और न्यायालय में तय समय में सुनवाई होनी चाहिए, तय समय में जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उनको कटघरे के पीछे खड़ा किया जाएगा। इसके साथ ही साथ ये बात कही गई है कि एक निगरानी होगी, एसटीएफ के जरिए एक स्पेशल टास्क फोर्स होगी जिसके जरिए निगरानी होगी कि इस तरह के पेपर लीक ना हो। तो केवल सजा बढ़ाने की बात नहीं है, इसके साथ ही साथ तमाम अन्य प्रावधान इसमें शामिल किए गए। और एक और अहम बात है कि सिर्फ पेपर लीक के आरोपी नहीं, पेपर लीक के संगठित तौर पर जो लीक करने की कोशिश करते हैं सिर्फ उनको सजा नहीं होगी, बल्कि इसमें कहीं भी किसी स्तर पर कोई शामिल होगा तो उनको इनकी जवाबदेही तय होगी, चाहे वो कोई कर्मचारी हो या फिर पेपर बनाने वाला कोई प्रोफेसर हो या फिर पेपर लीक का फायदा लेने वाला कोई व्यक्ति हो। तो उन सबको कटघरे में खड़ा किया जाएगा, तयबद्ध समय में उन्हें जेल के पीछे पहुंचाया जाएगा। लंबी सजा होगी, जल्द सजा होगी और न्याय मिलेगा। तो ये पूरे तंत्र को और बेहतर करने की बात है। 2024 में कानून जो लाया गया था वो भी मोदी सरकार लेकर आई थी और समय के हिसाब से अब उसको और मजबूत बनाने की बात कही जा रही है। इसलिए इस कानून को, जो प्रस्तावित कानून है उससे जुड़ा जो बिल है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह सोमवार को पेश करने वाले हैं, जिसको कैबिनेट में इसी हफ्ते मंजूरी दी जाती है। बिल्कुल, उम्मीद करेंगे कि जो विपक्ष है वो इसमें पूरा सहयोग करेगा, क्योंकि लगातार विपक्ष भी कड़े प्रावधानों की मांग कर रहा था और जिस तरह से सरकार अब ये कड़े प्रावधान लाने जा रही है, किस तरह से आप देखते हैं, विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, ये कोई ऐसा बिल नहीं है जिसमें विपक्ष किसी विरोध की बात करे। चर्चा जब होगी तब वो अपनी बात रख सकते हैं, कुछ और सुझाव रख सकते हैं और इस बिल पर चर्चा के बहाने शिक्षा के अन्य मुद्दों पर हो सकता है कि अपनी बात रखे। जब किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होती है तो उससे जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा होती है। इस बिल का विरोध करने का कोई औचित्य विपक्षी दलों की तरफ से दिखाई नहीं देता। अब उनकी जो बड़ी प्रमुख मांग थी वो हम जानते हैं कि अब उस पर वो कुछ कह नहीं सकते। चर्चा की अलग से जो मांग हो रही थी वो सत्ता पक्ष पहले ही तैयार था, सरकार पहले ही तैयार थी, तो उसमें कुछ कहने को बचता नहीं है विपक्षी दलों को। अब ये विधेयक पर चर्चा होगी तो ये भी सवाल उठेंगे, अगर विपक्ष कुछ बात कहता है, कि आखिर कौन कड़ा कानून लेकर आया था। 1986 में जब राजीव गांधी ने चर्चा की थी तो 2014 तक इंतजार क्यों करना पड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ही ये बिल जब आया था और कानून बना था, अब उसमें संशोधनों के जरिए और उसे कड़ा बनाने की बात हो रही है। तो फिर कदम किसने उठाए, किसने पेपर लीक के दोषी सख्त से सख्त सजा पाए और जेल के सलाखों के पीछे हो, उससे जुड़ा कानून कौन लेकर आया। और जब आप इतने वर्षों में जो एक और फीडबैक मिला है, इस कानून को और कौन सख्त बनाने जा रहा है। तो देखिए, विपक्ष के पास एक अपना मुद्दा हो सकता है,
हो सकता है कुछ वो सुझाव दे या सकारात्मक सुझाव आएंगे तो सरकार हो सकता है कि उस पर विचार भी करे। लेकिन अगर इस बहाने कोई वो सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं तो उंगली उनकी तरफ भी उठेगी कि आपकी सरकारों ने क्या किया था। जब राज्य सरकार में तमाम कांग्रेस सरकारें थी, अशोक गहलोत की जब राजस्थान में सरकार थी तो तमाम पेपर लीक हुए थे। क्या अशोक गहलोत ने जिम्मेदारी ली थी? क्या उनके शिक्षा मंत्री ने जिम्मेदारी ली थी? या फिर कोई कड़े कानून की बात की थी? मोदी सरकार तो कड़ा कानून भी लेकर आई है, उसे और कड़ा बनाने जा रही है और तमाम रिफॉर्म्स किए गए परीक्षा में। आप देखें कि नीट की परीक्षा कितनी सफलतापूर्वक फिर से संपन्न कराई गई है और देश भर में तमाम ऐसे एग्जाम्स हो रहे हैं जो सफलतापूर्वक फुल प्रूफ तरीके से वो एग्जाम सुनिश्चित कराया जा रहा है। तो ये ऐसा मुद्दा है जिस पर सत्ता और विपक्ष को मिलकर एक तरह से बात करनी चाहिए कि पेपर लीक एक ऐसी समस्या रही है जो दशकों से चलती रही है और अब आगे भविष्य में ये समस्या न हो उसके लिए फुल प्रूफ व्यवस्था हो। जो तमाम कदम उठाए गए सरकार की तरफ से उस पर सुझाव दिए जा सकते हैं कि क्या कुछ और किया जा सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि विपक्ष की रणनीति क्या होगी, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है। कहीं विपक्ष को यह न लगे कि सरकार एक बड़े मुद्दे जिस पर वो सरकार को घेरना चाहती थी वो उनके हाथ से निकल गया है तो फिर वो इससे जुड़े और पहलुओं पर अपनी बात रखना चाहे। उनका हक है अपनी बात रखने का। अब ये देखना होगा कि उनकी क्या नई रणनीति होती है जिससे वो सदन के अंदर अपनी क्या भूमिका निभाना चाहते हैं, क्या बात रखना चाहते हैं, उस पर इंतजार होगा। लेकिन ये जरूर है कि कल के घटनाक्रम के बाद विपक्ष के नेताओं के उतने बयान नहीं आ रहे। सरकार को घेरने का शायद उनको पास अब मौका उतना बचा नहीं है। तो अब देखना होगा जब बिल पर चर्चा होगी या फिर इस मुद्दे पर चर्चा होगी तो क्या रणनीति रहती है, क्योंकि अब तक तो वो संसद में प्रदर्शन कर रहे थे, सदन को चलने नहीं दे रहे थे। अब सोमवार को क्या करेंगे इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। बिल्कुल शैलेंद्र, उम्मीद ये की जा रही है कि जो गतिरोध है, जो विपक्ष गतिरोध लगातार पैदा कर रहा था वो अब टूटेगा, क्योंकि सरकार ने जो है पूरा कोई भी मौका जो है अब नहीं दिया है इस गतिरोध के लिए। और ये जो है क्योंकि छात्रों के हित की बात है और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सबको इसमें मिल बैठकर जो है छात्रों के भविष्य का फैसला करना चाहिए, तो विपक्ष का सहयोग देखने को मिलेगा। देखिए, अब कोई औचित्य नहीं है कि विपक्ष संसद को बाधित करे। तो मुझे लगता नहीं है कि कल कोई सदन की कार्रवाई में उस तरह की बाधा डालने की कोशिश होगी जैसे पिछले 5 दिन देखने को मिला, क्योंकि विपक्ष को भी पता है कि उसकी एक जवाबदेही होती है और जनता सब देखती है। संसदीय लोकतंत्र में संसद के अंदर जो कुछ होता है तो विपक्ष की बात हो, किसी भी विपक्षी सांसद की बात हो, उसको भी जनता कटघरे में देखती है कि वो क्या अहम मुद्दों पर अपनी बात रख रहे हैं। तो संसद को बाधित करना इस मुद्दे पर मुझे लगता नहीं कि ये अब रणनीति होगी, क्योंकि इससे फिर विपक्ष की रणनीति पर सवाल उठेंगे कि आपने सड़क पर प्रदर्शन किया, संसद भवन के अंदर प्रदर्शन किया, अंदर सदन को नहीं चलने दिया। और अब जब इस मुद्दे पर सरकार ने पहले कई कदम उठाए थे और आगे जाकर भी कई कदम उठाने की बात कह रही है और बिल इतना महत्वपूर्ण अब सदन में आ रहा है, तो फिर आप बाधित नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि अब सदन की कार्रवाई रोकने की कोशिश होगी विपक्षी दलों की तरफ से। अब देखना होगा कि उनकी क्या रणनीति होती है। सरकार को घेरने के और बहाने हो सकते हैं और मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर सदन को नहीं चलने देना, ऐसा करना एक बहुत ही एक तरह से कहें कि कोई तार्किक कदम नहीं है। और ऐसा मुझे लगता है कि विपक्ष के सांसद, विपक्ष के नेता जरूर ये चाहेंगे कि अब इस मुद्दे पर संसद चले, कम से कम इस मुद्दे पर संसद बाधित न हो। देखना होगा कि सोमवार को उनकी क्या रणनीति है। बिल्कुल, जो दारोमदार है वो विपक्ष के ऊपर अब ज्यादा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। पंजाब में पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। भाजपा का आरोप है कि पंजाब में लगातार भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। पार्टी ने नायब तहसीलदार भर्ती परीक्षा, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड से जुड़ी परीक्षाओं, कृषि अधिकारी भर्ती परीक्षा और बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं का मुद्दा उठाया है। भाजपा ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभागों में अव्यवस्था के लिए सरकार जिम्मेदार है और मुख्यमंत्री भगवंत मान को जवाब देना चाहिए। वहीं बरनाला में सफाई कर्मचारियों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज को लेकर भी पंजाब सरकार विपक्ष के निशाने पर है। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों पर
पुलिस कार्रवाई के बाद कई कर्मचारी घायल हो गए। कर्मचारियों ने आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मामले में एक डीएसपी को निलंबित कर दिया गया। वहीं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने भी पंजाब सरकार से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। भाजपा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार प्रदेश के मुद्दों को संभालने में विफल रही है। पार्टी ने सफाई कर्मचारियों के साथ हुई कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सरकार से जवाब मांगा है। तो विपक्ष ने शिक्षा मंत्री का वहां पर इस्तीफा मांगा है और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी का आरोप है। तो शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस से इस्तीफे की मांग की है। सफाई कर्मचारियों पर लाठी चार्ज हुआ है। विपक्ष का कहना है कि मान सरकार इस पर चुप क्यों है। पेपर लीक पर पंजाब सरकार घिर गई है। बरनाला लाठीचार्ज मामले में पंजाब सरकार घिरी हुई है और विपक्ष ने राज्य के शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। तो एक बड़ा सवाल इस पूरे मामले में पंजाब सरकार पर उठ खड़ा हुआ है। पेपर लीक और भर्ती अनियमितताओं पर विपक्ष ने हमला किया है। काफी गंभीर ये मामला है और इसी को लेकर शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस से इस्तीफे की मांग भी की है। और हमारे संवाददाता गुरमीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। गुरमीत, विपक्ष राज्य के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है, कितना गंभीर ये मामला है और क्या कुछ वहां पर आप सरकार का कहना है? किस तरह से आम आदमी पार्टी सरकार वहां पर घिरती हुई नजर आ रही है? रमा, देखिए, ये पूरा जो मामला है इसको एक सप्ताह हो चुका है। 19 तारीख को फार्मेसी अफसर का पेपर जो है वो पंजाब में लीक हुआ था। तकरीबन 35 लोगों को पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया था। खुद एक प्रेस रिलीज पुलिस ने जारी की थी। मगर बड़ी ही अचंभे वाली बात है कि एक प्रेस रिलीज जो प्राइमा फेसाई सबसे पहली प्रेस रिलीज थी पुलिस की, उसके बाद कोई ना तो प्रेस रिलीज आई है और पुलिस से जब भी कांटेक्ट मीडिया कर्मी कर रहे हैं तो पुलिस भी सीधे तौर पर इस पूरे मामले पर कोई बयान नहीं दे रही है। अभी जो लेटेस्ट जानकारी हमारे पास आ रही है वो है पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस का एक स्पष्टीकरण आया है, एक बयान आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अभी लेटेस्ट बिल्कुल कुछ ही घंटे पहले उन्होंने ये कहा है कि जो ये फार्मेसी अफसर की जो परीक्षा है, ये जो विभाग है, ये मेरे तहत नहीं आता, यानी कि शिक्षा विभाग के तहत नहीं आता। तो इसमें सीधे तौर पर मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती, मेरे कुलीग का ये विभाग है। हालांकि उन्होंने मंत्री का नाम नहीं लिया, मगर यदि टेक्निकल तौर पर देखा जाए तो इसमें जितना भी ये एग्जाम की जो प्रक्रिया है उसे करवाने में टीचर्स की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी जो फरीदकोट है उसको इसमें नोडल एजेंसी बनाया गया था एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। दूसरे नंबर पर जितने भी टीचर हैं और जितने भी अध्यापक हैं, प्रिंसिपल, इनकी बड़ी भूमिका थी क्योंकि सेंटर बनाए गए थे कोटकपुरा, फरीदकोट, फिरोजपुर में। तो उन सेंटरों पर जो है ये एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। बड़े स्तर पर अध्यापकों की ड्यूटियां लगी थी। तो ऐसे में शिक्षा विभाग की तो ये भूमिका है। दूसरा जो फार्मेसी अफसर है वो सीधे तौर पर वो स्वास्थ्य विभाग के तहत आते हैं और उसके मंत्री हैं डॉक्टर बलबीर सिंह। तो उनके ऊपर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। उनका भी इस्तीफा जो है विपक्ष के द्वारा मांगा जा रहा है। अब फिलहाल जो लेटेस्ट जानकारी है वो ये है कि पुलिस बोलने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री भगवंत मान का कोई बयान नहीं आया है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जो समय समय पर ट्वीट करते हैं पंजाब की शिक्षा क्रांति के नाम पर, वो बिल्कुल पिछले एक हफ्ते से पंजाब के इस एग्जाम में पेपर लीक जो हुआ है इसे लेकर बिल्कुल चुप है। सिर्फ शिक्षा मंत्री ने ये जरूर कहा है कि वो यदि इस्तीफा मांगा जाएगा तो इस्तीफा देंगे। मगर इसके साथ ही दो तस्वीरें जो लेटेस्ट सामने आई हैं, वो एक मनीष सिसोदिया जो प्रदर्शन कल सीजेपी का खत्म हुआ तो वहां पर पहुंचे तो उनसे सवाल किया गया, सीधा कुछ लोगों द्वारा सवाल किया गया कि जो पंजाब में पेपर लीक हुआ है उसके बारे में आपका क्या कहना है। मनीष सिसोदिया बिल्कुल चुप, बिल्कुल एक हल्की सी स्माइल करके वहां से निकल गए। दूसरा जो सीजेपी है उसके जब प्रदर्शन खत्म करने के बाद उसके जो स्पोक्स पर्सन है, उसके जो नेता है वो गाड़ी में बैठ रहे थे तो उनसे मीडिया कर्मियों ने बड़े स्तर पर सवाल किया कि आपने नीट को लेकर एक मूवमेंट खड़ी करी, मगर इसके साथ ही पंजाब में एक पेपर लीक हुआ है। बड़े स्तर पर जो अभ्यर्थी हैं उनका भविष्य अंधकार में लटका हुआ, उन्हें यही नहीं पता है कि पेपर अब ये स्टैंड करेगा या फिर दोबारा से सरकार परीक्षा लेगी। तो ये जो घोटाला हुआ इस पर क्या आप जो है कोई मूवमेंट अपनी चलाएंगे पंजाब में? वो बिल्कुल चुप, उन्होंने पूरी तरह से चुप्पी साध ली। तीसरी इसमें एक बहुत बड़ी बिल्कुल गुरमीत, बड़ा सवाल यही है, विपक्ष तो इस्तीफा मांग ही रहा है लेकिन सरकार के पास जवाब क्यों नहीं है? सरकार इस मामले में जो पंजाब सरकार है वो चुप क्यों है? और
कांग्रेस ने भी इसमें सवाल उठाया है कि ये जो दोहरा रवैया है, दिल्ली में कुछ और पंजाब में कुछ और, दोनों ही तो मिलते जुलते हुए मामले हैं, तो ये इस्तीफा कब होगा, इस पर सरकार चुप क्यों है? क्यों सरकार के पास वहां पर आप सरकार के पास जवाब नहीं है? देखिए, सरकार चुप सिर्फ इसलिए है कि यहाँ पर सीधे तौर पर एक बड़ा जो है नेक्सस निकलकर सामने आ रहा है। एक तो ये है कि परीक्षा के नाम पर तकरीबन 13-15 लाख रुपए की वसूली की गई और ये वसूली पूरे सेट पैटर्न पर की गई। मतलब आप ये लगाइए, कैश पैसे नहीं, कैश पैसे के साथ साथ पोस्ट डेटेड चेक लिए गए। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें एक पूरा सेट, पूरा एक सिस्टम था जिसके तहत ये सब कुछ किया जा रहा था। और इसमें जो एक लेटेस्ट जानकारी और बड़ा आरोप लगा है वो फरीदकोट में एक वहां के एक्टिविस्ट के द्वारा, जिनका नाम शंकर शर्मा है, उनके द्वारा लगाया गया है। उनका कहना है कि एक सेंटर है महेंद्र सिंह साबी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां पर सेंटर इस परीक्षा का बना था। सिर्फ एक सेंटर की मैं बात कर रहा हूं तो एक सेंटर पर 7 से 8 इन्विजिलेटर लगाए गए थे और वो सभी के सभी एक ही परिवार से संबंधित थे। यानी कि एक व्यक्ति भाई था, भाभी, जीजा, जीजे का भाई, इस तरह से एक ही परिवार से संबंधित लोगों को इन्विजिलेटर लगाया गया था। अब शंकर शर्मा का ये आरोप है कि जो प्रिंसिपल है वहां की दीपक सिंह, उन्होंने एक जो है बड़े स्तर पर जो है घोटाला किया है इस परीक्षा के नाम पर। अब उनका यह भी कहना है कि जो फरीदकोट के लोकल विधायक हैं, उनकी भी जो भूमिका है संदेह के घेरे में है। आरोप यह भी है कि पुलिस इस मामले को सीधे तौर पर दबाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यदि कोई छोटा मोटा कोई एनकाउंटर भी हो जाता है, कोई चोरी डकैती का भी मामला होता है, तो उस पर पुलिस दो बार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। इस मामले को लेकर 19 तारीख को जो है पंजाब में पेपर लीक हुआ है। जब मीडिया का एक बहुत बड़ा दबाव पड़ा कि पंजाब सरकार कर क्या रही है, पुलिस क्या कर रही है, तो उसके बाद पंजाब पुलिस के द्वारा एक प्रेस रिलीज निकाला गया। मगर उसके बाद ना तो मीडिया को कोई बाइट, ना मीडिया से कोई इंटरेक्शन, ना कोई गजेटेड अधिकारी पुलिस का बात करने को तैयार है, ना एडमिनिस्ट्रेशन का और ना सरकार का कोई भी व्यक्ति इस पूरे मामले पर बयान देने को तैयार है। अब सबसे बड़े सवाल इस पूरे मामले को लेकर ये उठ रहे हैं कि जब ये पेपर हुआ तो वहां पर जो जैमर की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है। यूपीएससी जैसे एग्जाम में या पंजाब के जितने भी जो ग्रुप बी के एग्जाम है, तो उसमें ये तय हुआ था कि वहां पर जैमर और इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। तो जैमर की व्यवस्था वहां किसी भी सेंटर पर नहीं थी, जिस वजह से ये नकल जो है सीधे तौर पर चल रही थी। दूसरा, जिस समय एग्जाम चल रहा था उस समय ये बताया जा रहा है कि वहां से कुछ अभ्यर्थी फरार भी हो गए थे जिस समय ये धरपकड़ चल रही थी। उनको पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। तो वो कहा कि ये थी कि 35 लोग जो शुरुआत में हिरासत में लिए गए थे, उसके बाद 8 और लोगों को पुलिस ने राउंड अप किया, मगर उसके बारे में कोई डिटेल मीडिया के साथ साझा नहीं की और अभी तक पुलिस ने पूरी तरह से चुप्पी साधी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस चुप क्यों है, इसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरा, जो महेंद्र सिंह साबी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, बिल्कुल जो दृश्य हम देख रहे हैं, छात्र जो है काफी आक्रोशित, गुरमीत छात्र जो है काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं, काफी असंतोष जो है छात्रों में दिखाई दे रहा है। बीजेपी इस पर आक्रामक है, लेकिन दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, पंजाब में वही एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो विपक्षी एकता, यहाँ पर राजनीतिक अवसरवाद की भेंट चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दोनों राजनीतिक फायदा लेने की सोच रहे हैं इस मुद्दे पर, जबकि ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है। बड़ा सवाल ये है कि जो भी वहां पर अनियमितता हुई उसका जिम्मेदार कौन है और वो कैसे हो गई। और देखिए, ये जो आप बात कर रही है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की, ये इसे बिल्कुल सीधी भाषा में कहते हैं पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म। जब चुनाव आए तो हम भाई भाई, और जब हमें चुनाव एक दूसरे का अगेंस्ट लड़ना है या हमारे जो राजनीतिक हित एक जैसे नहीं है, तो हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। हम दिल्ली में एक होकर चुनाव लड़ सकते हैं, देश में लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ सकते हैं, मगर पंजाब में जब इलेक्शन की बारी आएगी तो हम एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। तो इस तरह का जो है पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म चल रहा है। मगर फिलहाल जो है कांग्रेस ने बड़े स्तर पर जो है आम आदमी पार्टी पर हल्ला बोला है, बीजेपी ने बड़े स्तर पर हल्ला बोला है, शिरोमणि अकाली, जितनी भी स्टेट की पार्टीज है, जितने भी लीडर हैं, एक सुर में जो है इस्तीफा मांग रहे हैं पंजाब के शिक्षा मंत्री का। मगर आप हिसाब लगाइए कि पंजाब के मुख्यमंत्री का अभी तक इस पूरे मुद्दे पर एक छोटा सा सिंगल लाइन ट्वीट भी नहीं आया है। ये भी आश्वस्त नहीं किया गया है कि इस मामले में इतने लोगों को पकड़ा जा चुका है। दूसरा, जो पहली प्रेस रिलीज पुलिस के द्वारा दी गई थी, उसमें सीधे तौर पर लिखा था कि इसमें जो प्रणाली है, जो कंडक्टिंग अथॉरिटी है, उसकी कोई गलती नहीं है, ये पेपर लीक नहीं है। यहाँ पर जो परीक्षा में नकल चल रही थी, हमने उसको पकड़ा गुरमीत, है। एक छोटा सा सवाल ये करना चाहेंगे, शिक्षा मंत्री लगातार जिस तरह से इस्तीफे की उनसे मांग हो रही है और वो चुप्पी साधे हुए हैं, वहां पर आम आदमी पार्टी सरकार भी कुछ नहीं बोल रही है, क्या ये जो छात्रों का प्रदर्शन है ये और ज्यादा बढ़ सकता है जिस तरह से ये दृश्य दिखाई दे रहे हैं?
देखिए रमा, पंजाब में ये जो अकेली सिर्फ यही परीक्षा है, इससे तकरीबन 6,500 से लेकर 7,000 अभ्यर्थी पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। और वो अलग अलग, इस समय क्या है कि सेपरेटरी लोग अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग अपनी वीडियोस डाल रहे हैं और अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। छोटे मोटे छुटपुट प्रदर्शन हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी हुआ। मगर ये प्रदर्शन आने वाले समय में बढ़ सकता है अगर सरकार जो है अपनी जवाबदेही नहीं देगी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा जाएगा, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, पॉलिटिकल पार्टीज का दबाव बढ़ेगा, स्टूडेंट्स का दबाव बढ़ेगा। जिस तरह से दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, एक इसी तरह की तस्वीर पंजाब में बड़े एग्रेसिव मोड में दिखाई दे सकती है आने वाले दिनों में। तो पंजाब सरकार इस समय देखिए पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में है और किस तरह से इस मामले को दबाया जा सकता है या किस तरह से इस मामले पर चुप रहा जा सकता है, उसकी कोशिश की जा रही है। और आने वाले दिनों में देखिए ये भी बताया जा रहा है कि जितनी भी स्टूडेंट बॉडीज हैं, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में हो, चाहे वो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में हो, कंटेम्पलेट कर रही हैं कि यदि इस मामले पर सरकार कोई बड़ा एक्शन नहीं करती है तो इसे लेकर जो है पंजाब में प्रदर्शन बड़े स्तर पर किए जाए। पहले यूनिवर्सिटी लेवल पर किया जाए, फिर उसके बाद जो है पंजाब में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किए जाएं। मगर इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक मनीष सिसोदिया पूरी तरह से चुप है। स्वास्थ्य मंत्री सीधे तौर पर, टेक्निकल तौर पर इस मामले पर कुछ नहीं बोल पाए हैं। और जो स्वास्थ्य विभाग है जिसने पूरा एसओपी सेट किया था इस एग्जाम का, स्वास्थ्य मंत्री तो पूरी तरह चुप है। और स्वास्थ्य मंत्रालय के, स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं या फिर शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, उन्हें लेकर अभी तक उनकी जवाबदेही तय नहीं की गई है। तो इसे लेकर सीधे तौर पर ये इस समय प्रतीत हो रहा है कि जो पंजाब में जो सरकार है वो इस समय इस मामले को दबाने के मोड में है या फिर यूं कहें कि डिफेंसिव मोड में है। बिल्कुल, पंजाब की आप सरकार जो है इस पूरे मामले पर गिरती हुई नजर आ रही है। आप नजर बनाए रखें गुरमीत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। कालासागर में स्थित ओडिशा बंदरगाह के करीब वाणिज्यिक जहाज MV AGN कंगाट पर शनिवार को हमला हुआ था। यूक्रेन में स्थित भारतीय दूतावास के मुताबिक जहाज पर मौजूद 4 में से 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं, जबकि अन्य 2 नागरिकों के लिए जानकारी जुटाई जा रही है। मौके पर खोज और बचाव अभियान जारी है। विदेश मंत्रालय ने कालासागर में वाणिज्यिक जहाजों पर काम करने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में बताया गया है कि कालासागर और उसके आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति बेहद अस्थिर बनी हुई है। यहां से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों को मिसाइल और ड्रोन हमलों समेत कई तरह के सुरक्षा खतरों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में विदेश मंत्रालय ने सलाह दी है कि जो भारतीय वहां से गुजरने वाले जहाजों पर काम करना चाहते हैं, उन्हें वहां की सुरक्षा स्थिति का आकलन करना चाहिए। साथ ही उन्हें डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन की एडवाइजरी देखने की भी सलाह दी गई है। इसके अलावा कानूनी सहायता की जरूरत पड़ने पर रूस और यूक्रेन में मौजूद भारतीय दूतावास के इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। असम में बाढ़ की स्थिति में हल्का सुधार हुआ है, लेकिन संकट अभी भी बरकरार है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 66 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 4 और लोगों की मौत हुई है, जिनमें शिवसागर में 3 और चराईदेव में 1 व्यक्ति शामिल है। फिलहाल 10 जिलों के 6,54,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा असर शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट जिलों में है। 810 गांव जलमग्न हैं और करीब 35,000 हेक्टेयर फसल बाढ़ की चपेट में है। तिखौ और धनसिरी नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। फिलहाल राहत और बचाव अभियान जारी है। प्रशासन ने 90 राहत शिविर और 184 राहत वितरण केंद्र स्थापित किए हैं, जहां करीब 18,000 लोग शरण लिए हुए हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शिवसागर के राहत शिविरों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने असम की बाढ़ की स्थिति को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। NDRF, SDRF और स्थानीय प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में लगातार जुटे हुए हैं। तो लगातार प्रशासन वहां पर राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। हल्की सी राहत जरूर है, लेकिन कई इलाके जो हैं अभी भी असम में चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। और ये दृश्य देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल वहां पर हैं, जो राहत कार्यों में स्वयं वहां पर शामिल थे। सुबीना राय हमारे संवाददाता वहां से जुड़ी हुई हैं। सुबीना, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि किस तरह से राहत और बचाव कार्य और तेज हो गया है और कौन कौन सी स्थितियां हैं जो अभी भी वहां पर चुनौती पैदा कर रहे हैं, और उसके लिए सरकार ने क्या कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं, किस तरह की एक कार्य योजना बनाई है?
जी रमा, अभी जो स्थिति है हालांकि कंट्रोल में आ रही है थोड़ा, क्योंकि जो है पानी का स्तर जो है धीरे धीरे जो है रिसीड हो रहा है। इसलिए जो है आज जो है दिखो और जो है दिसांग नदी, ये दो नदियां ही हैं जो कि अबव डेंजर लेवल बह रही है। और प्रशासन जो है, इंडियन आर्मी कहे, इंडियन एयरफोर्स कहे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर इमरजेंसी सर्विसेज, सब लोग जो है वॉर फुटिंग पे लगी हुई है। ऑपरेशन चल रहा है। जहां पे पहुंच नहीं पा रहे थे जिन जिन गांव पे, वहां पे अभी एक्सेसिबल हो चुका है। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स की टीमें जो है वहां पे जाकर जो रिलीफ आइटम्स है उनको एयर ड्रॉप भी किया जा रहा है और काफी सक्सेसफुल रहा है अच्छे से एयर ड्रॉप करके, क्योंकि वहां पे जो काफी सारे ऐसे गांव हैं जो जिनको अब तक पहुंच नहीं पाए थे। तो रेस्क्यू ऑपरेशंस भी जारी है। अब तक जो है काफी सारे लोग जो पिछले कल तक जो है 1 लाख से करीबन ज्यादा लोग राहत शिविरों में थे। आज कम होने की वजह से, पानी का स्तर नीचे आने की वजह से काफी लोगों की गिरावट आई है रिलीफ कैंप्स की, अगर आप बात कहें। और जो है यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी ने दौरा लगाया था सौरायदेव, शिवसागर, ये सब जो क्षतिग्रस्त एरिया है इनका दौरा लगाया उन्होंने। और उन्होंने आज ही अभी कुछ देर पहले ट्वीट किया कि आज ही जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनको कॉल किया और पूरा आश्वासन दिया है कि असम के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा पूरा देश। जिस प्रकार से हो सके रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन मेजर्स किया जाएगा। आज ही जो है इंटर मिनिस्टेरियल एक टीम आई हुई है जो कि पूरा इन सब जिलों का जायजा ले रही है कि बिल्कुल कुछ मुश्किलें जरूर हैं, लेकिन युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। केंद्र और राज्य सरकार की सीधी नजर है। बहुत शुक्रिया सुबीना तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। भारत के अनाहत सिंह ने जूनियर स्क्वैश विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। अनाहत ये टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। प्रतियोगिता के फाइनल में अनाहत का सामना मिस्र की रोकैया सालेम से हुआ, जिसे उन्होंने 11-3, 11-7, 11-9 से अपने नाम कर लिया। अनाहत की ये जीत कई मायनों में ऐतिहासिक है। ऐसा इसलिए क्योंकि 21 साल के बाद किसी भारतीय ने न केवल फाइनल में जगह बनाई बल्कि देश को खिताब भी दिला दिया। अनाहत से पहले जूनियर स्क्वैश विश्व चैंपियनशिप 2005 में जोशना चिनप्पा फाइनल तक पहुंची थी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय लॉन बॉल्स टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में शामिल दिनेश कुमार एक बार फिर देश की पदक उम्मीदों का नेतृत्व कर रहे हैं। झारखंड के रांची से आने वाले दिनेश 2022 बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुष फोर्स स्पर्धा का रजत पदक जीतने वाले भारतीय टीम का हिस्सा रहे थे। कई राष्ट्रमंडल खेलों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का अनुभव रखने वाले दिनेश इस बार भी अपनी सटीक रणनीति और बेहतरीन खेल से भारत को पोडियम तक पहुंचाने के इरादे से मैदान में उतरे हैं। दिनेश कुमार से बातचीत की हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। राष्ट्रमंडल खेलों में हमारे लॉन बॉलर्स का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। पिछले एडिशन में 2 मेडल्स आए और पहली बार बर्मिंघम में हमने देखा कि भारतीय लॉन बॉलर्स ने भारत के लिए पदक जीते और उसी कहानी को दोबारा दोहराने की कोशिश करेंगे हमारे लॉन बॉलर्स। यहाँ इस पर हमारे साथ हैं दिनेश कुमार जी, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में पिछले एडिशन में मेडल जीता, एशियन चैंपियनशिप में भी मेडल जीता और लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। दिनेश, बात करें तो इस एडिशन की क्या चैलेंज रहने वाला है? वेदर का चैलेंज है, ग्रीन का चैलेंज है जो नया है। इस बार पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स इंडोर में हो रहा है, जो थोड़ा सा फास्ट है हमारी तुलना में। हम जहाँ प्रैक्टिस करते हैं उसकी तुलना में, जैसे इंडिया में हमारा इस टाइप का ग्रीन नहीं है, तो हम इसीलिए थोड़ा सा पहले आए, इंग्लैंड में आए और इंग्लैंड में आकर हमने 20 दिन अच्छा प्रैक्टिस किया है और उसका फ़ायदा मिल रहा है। टीमें जीत रही हैं हमारी, आप देख रहे हैं जो पहला फेज़ में खेल रही हैं वुमेन्स पेयर और मेन सिंगल की टीम अच्छा कर रही है। तो हमारी भी कोशिश है, अभी देख रहे हैं जस्ट हम प्रैक्टिस करके रही हैं, प्रैक्टिस सेशन था हमारा, तो लगातार हम लोग लगे हुए हैं कि हम लोग फिर से इंडिया को मेडल दिला सकें लॉन बॉल के थ्रू। बात करें इस बार फॉर्मेट काफ़ी अलग फॉर्मेट है। देखिए हर पूल में 5-6 टीमें और 5 मैच आपको खेलने हैं और टॉप करना है तभी सेमीफाइनल में जीते। तो इसको कैसा चैलेंज मानते हैं इसको? थोड़ा सा टफ है बट मज़ा है, चैलेंज में ही तो मज़ा है। जब चैलेंज होता है तभी हम कुछ अच्छा करने का सोचते हैं, थोड़ा सावधान रहते हैं कि भाई कहीं भी थोड़ा सा चूक करेंगे तो हम लोग मात खा जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग सतर्क हैं और बिल्कुल नज़रें गड़ाकर चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। देखें मैच शुरू होता है उसके बाद पता चलेगा क्या होता है।
जिस तरह से भारतीय स्पोर्ट्स लगातार आगे बढ़ रहा है, हर इवेंट में, चाहे कोई भी इवेंट, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक्स और पैरा गेम्स, पैरा एशियन गेम्स, हर इवेंट में, हर एडिशन में लगातार जो पदकों की संख्या है बढ़ रही है। तो किस तरह से देखते हैं जो सपोर्ट सरकार से हमारे स्पोर्ट्स को मिल रहा है, प्री ट्रेनिंग टूर्नामेंट हो रहे हैं, पहले खिलाड़ी आ जा रहे हैं, तो उस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? जी हाँ, ये बहुत ही मतलब कहेंगे एक अच्छा कदम है सरकार का। जब से मोदी जी आए हैं, आप देखेंगे वो लगातार एक तो टॉप्स चल रहा है जिसके तहत खिलाड़ियों का पर मंथ 50,000 रुपये मिलते हैं। बाहर ट्रेनिंग करें, जहाँ भी जाएं आपको भेजा जाता है। वो खुद आगे बढ़कर आते हैं, खिलाड़ियों को बुलाते हैं, पीठ थपथपा के भेजते हैं मैदान में। फिर जब इधर से जीत के हम जाते हैं तो वहाँ भी बुलाते हैं लंच के लिए, साथ में हमें शाबाशी देते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंजेस आया है जो खिलाड़ियों को हौसला बढ़ा रहा है। तो ये अच्छा, इसीलिए रिजल्ट भी अच्छा हो रहा है। जी बिल्कुल, एक चौतरफा सपोर्ट मिल रहा है हमारे खिलाड़ियों को। प्रधानमंत्री खुद खिलाड़ियों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं और इसी कारण आप देखिए कि जो सभी स्टेक होल्डर्स हैं वो भी पूरी ताकत के साथ हमारे एथलीट्स को आगे बढ़ाने में लग जाते हैं। और यही कारण है कि हम उन खेलों में भी पदक जीत रहे हैं जिनमें पहले हम सिर्फ पार्टिसिपेट करते थे। और आने वाले समय में देखेंगे कि जो बड़े खेल हैं, बड़े मंच हैं, उसमें भारत डोमिनेट करने वाला है। कैमरा पर्सन स्टालिन के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, ग्लासगो। तो खिलाड़ियों में खासा उत्साह है और पदक की उम्मीदें जो हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।